नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीजीटी स्पेशल नोट्स पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समास विग्रह का स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम समास का क्या मतलब होता है इसको जान लेते हैं। फ्रेंड्स, समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण मतलब होता है किसी भी शब्द को छोटा रूप देना, तो उसे हम समास कहते हैं। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप समास के बारे में जान गए होंगे। आइए अब हम देख लेते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथे नंबर पर द्वंद्व समास, पांचवें नंबर का है कर्मधारय समास और आखिरी है बहुब्रीहि समास। तो कुल समास के 6 भेद होते हैं। मित्रों, इसको याद रखिएगा। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। आइए चलिए अब हम एक एक समास का परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण को समझेंगे। तो पहला है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं इसको देख लेते हैं। जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। ये इसकी डिफिनीशन है। अब इसकी एक ट्रिक है जो आपको याद रखना है कि किसी भी शब्द के आगे यदि कोई उपसर्ग लगा हो तो आप समझ जाइएगा कि वहां कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा। ये एक ट्रिक है, आप हमेशा याद रखिएगा। जैसे आजीवन, अब यहां देखो जीवन के आगे जो आ शब्द लगा है, बड़ा आ, ये एक उपसर्ग है, इसलिए आजीवन का मतलब होता है जीवन भर। ये एक प्रकार का अव्ययीभाव समास है। यथा सामर्थ्य, यथा सामर्थ्य में देखिए सामर्थ्य जो है एक शब्द है और इसके आगे देखिए यथा जो कि एक अव्यय है या उपसर्ग है जो लगाकर इसको बनाया गया है, यथा सामर्थ्य। ये इसको हम कहते हैं सामर्थ्य के अनुसार। ये भी एक अव्ययीभाव समास है। ऐसे ही यथाशक्ति है, अर्थात शक्ति के अनुसार। इसमें भी देखिए पहला जो शब्द है, शब्द के आगे अव्यय आया है, इसका पहला पद अव्यय है, इसलिए इसमें भी अव्ययीभाव समास होगा। इसी प्रकार एक उदाहरण और है यथाविधि। यथाविधि में भी देखिए विधि एक शब्द है और इसके आगे जो उपसर्ग लगा हुआ है यथा, तो ये हो गया यथाविधि, जिसका मतलब होता है विधि के अनुसार। तो यथाविधि भी आपका अव्ययीभाव समास है। यथाक्रम, ये भी अव्ययीभाव समास है। भर पेट, पेट एक प्रकार का शब्द है और इसके आगे देखिए भर जो लगा है ये एक उपसर्ग है, तो इसे कहते हैं पेट भर कर। तो पेट भर पेट जो है ये भी आपका अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। आइए दूसरा समास देख लेते हैं। दूसरा समास हमारा आता है द्विगु समास। इस समास को जान लेते हैं। इस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद उसका विशेष्य होता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी शब्द जो दिया जाएगा इस समास में, उसका जो सबसे पहला पद जो होगा वो एक संख्या होगा। जैसे उदाहरण है चौराहा। अब यहां देखिए चौराहा का जब विग्रह करेंगे तो इसको कहते हैं 4 राहों का समाहार या समूह। तो इसमें देखिए जो चौराहा है इसमें 4 सबसे पहले देखिए संख्या आ गया। ऐसे त्रिभुवन है, त्रिभुवन में त्रि मतलब 3, इसमें भी सबसे पहला पद जो है संख्या है और दूसरा जो भुवन शब्द है ये विशेष है। तो त्रिभुवन क्या हो गया, 3 भवनों का समूह, इसमें भी द्विगु समास होगा। ऐसे 9 ग्रह, 9 मतलब होता है 9 ग्रहों का समाहार, तो इसमें भी द्विगु समास है। त्रिवेणी, त्रिवेणी में भी देखिए पहला पद जो है संख्या है, तो 3 वेणियों का समाहार, यहां भी जो आपका है द्विगु समास है। तो द्विगु समास समझने का सबसे अच्छा तरीका है, मन में इतना याद रखिएगा कि पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है तो वो हमारा द्विगु समास होगा। अब हम अगले समास की अगर बात करें तो हमारा तीसरे नंबर का जो समास है ये द्वंद्व समास है, जिसको हम समझेंगे। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और तथा और या अथवा आदि शब्दों का लोप होता है। तो फ्रेंड्स, आपको हम ये भी बता दें कि इसमें क्या है कि अगर एक शब्द है तो वो शब्द अधूरा माना जाएगा और उस समय आपको एक दूसरे शब्द का उसी के साथ महसूस करना पड़ेगा कि एक दूसरा शब्द भी उसके साथ होना चाहिए
और अपने आप पहले शब्द के साथ वो दूसरा शब्द जुड़ जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और एक चीज और है कि इसमें दो शब्दों के बीच में एक योजक चिन्ह लगा होता है। ये खास इसकी पहचान है, यही पहचान है इसकी। यदि किसी दो शब्दों के बीच में यदि योजक चिन्ह लगा है तो आप जान जाइएगा कि वहां द्वंद्व समास है। जैसे आय व्यय। अब देखिए आय और व्यय के बीच में देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है और इसका अगर विग्रह करेंगे तो आय और व्यय। तो आय और व्यय के बीच में जो ये और है, ये शब्द का लोप है, इसमें नहीं दिया गया। ये अपने तरफ से आपको इसमें जब हम विग्रह करेंगे तो इसको जोड़ेंगे, तब आय व्यय को क्या कहेंगे, आय और व्यय। इसी तरह से माता। अब माता अगर हम कहते हैं तो स्वाभाविक ही अधूरा है और हमें एक नया शब्द अपने आप इसमें जुड़ जाएगा। माता के साथ पिता का जो है संबंध जोड़ा जाता है, तो माता और पिता। ठीक है, तो यहां भी देखिए और शब्द का लोप था और इसीलिए जब इसका विग्रह करेंगे माता पिता का तो इसको कहेंगे माता और पिता। अब देखिए माता पिता में भी देखिए बीच में योजक चिन्ह लगा है। ये फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा कि जो ये योजक चिन्ह है यही इसकी पहचान है द्वंद्व समास की, कि योजक चिन्ह अगर लगा है तो आप जानिएगा कि यहां द्वंद्व समास है। इसी तरह से भीम अर्जुन। भीम अर्जुन और इसका जब विग्रह करेंगे तो यहां पर जो और शब्द का लोप हुआ है वो जुड़ जाएगा, तो इसको विग्रह में बोलेंगे भीम और अर्जुन। अब देखिए भीम अर्जुन में भी योजक चिन्ह लगा है, तो यहां भी एक द्वंद्व समास का ये उदाहरण है। अन्न जल, ये भी जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला समास है हमारा कर्मधारय समास। मित्रों, इस समास को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि इसमें जो पहला पद होता है वो विशेषण होता है, या हम कह सकते हैं कि वो गुणवाचक होता है जो दूसरे पद की विशेषता बताता है। इस समास में विशेषण का संबंध होता है, इसमें प्रथम पद गुणवाचक होता है। आइए इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे महात्मा, अगर इसका विग्रह करते हैं तो इसको हम कहेंगे महान है जो आत्मा। इसका मतलब यहां हुआ कि आत्मा को हमने महान बताया है और महान शब्द जो है ये विशेषण है। तो महात्मा में जो पहला पद है ये एक विशेषण है, गुणवाचक है, इसलिए इसमें कर्मधारय समास होगा। दूसरा है स्वर्ण कमल। इसका विग्रह स्वर्ण का है जो कमल। अब यहाँ कमल की जो विशेषता है वो है स्वर्ण, तो स्वर्ण जो है ये गुणवाचक है, इसलिए स्वर्ण कमल में भी जो समास होगा उसको हम कहेंगे कर्मधारय। पीतांबर, पीला है जो अंबर। पीत का मतलब होता है पीला, और देखिए इसमें जो पहला पद है पीत, ये जो है एक गुणवाचक है जो कि विशेषता बता रहा है किसका, अंबर का, इसलिए यहां भी आपका कर्मधारय समास होगा। तो महात्मा, स्वर्ण कमल, नील कमल, पीतांबर, ये सब जो हैं कर्मधारय समास के उदाहरण हैं।